गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लांस एकेडमी पर। लास्ट क्लास में हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी में जो घटना चक्र की सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग लोकपाल, लोकायुक्त और जो है कि बहुत सारे जो मंत्रालय थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ओबीसी कमीशन या आयोग कहते हैं हम, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी में बचे हुए कुछ जो है कि हमारे और भी 50 करीब प्रश्न बचे हैं, तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे। और एक आपको गुड न्यूज़ देनी है दोस्तों कि हमारे चैनल पर दृष्टि आईएएस और साथ ही साथ ध्येय आईएएस के जो यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, उन्हीं को हम लोगों ने चैनल पर शुरू किया है। और आप लोग उसको देखिए, बहुत अच्छे से वो चीज़ों को दिया गया है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं और भी चीज़ें बहुत आपको समझ में आएंगी जो आपके आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस वगैरह में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस प्री 2023 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, उसमें आपको सारी मिल जाएंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 52 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 जो है क्या कहता है, निम्न में से कौन एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो राज्य के ह्यूमन राइट कमीशन का कार्य क्या नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, वो करता है, स्वेच्छा से जांच भी करता है। किसी जेल को देखना, बिल्कुल, जेल में जो बंद कैदी होते हैं उनके भी तो मानव अधिकार होते हैं कि उनको उचित अवस्था मिली है कि नहीं मिली है। जिस तरीके से आपको मॉडर्न इतिहास में यानी आधुनिक भारत में जतिन दास जी का नाम पता होगा, जिनकी 61 या 63 दिन की भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था, एक कैदी के रूप में उनसे व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। और मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना बिल्कुल सही है, लेकिन मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये इसका काम नहीं है। सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है, पुलिस विभाग का होता है, प्रशासन का होता है। मानव अधिकार आयोग का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 53। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? यहाँ पे जो राज्य आयोग की बात हो रही है तो ये ह्यूमन राइट्स की ही बात हो रही है, यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य सरकार। ओके, आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कहा गया है कि राज्य सरकार यानी स्टेट कमीशन, जो राज्य आयोग से तात्पर्य है राज्य मानव अधिकार आयोग से, और यह आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? क्या वो लोक अधिकारी होता है या वो लोक सेवक होता है या आयोग का अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो असल में उसे पब्लिक सर्वेंट ही समझा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जो मानव अधिकार अधिनियम 1993 है उसकी धारा 39 के तहत कहा गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। तो ये लोक सेवक कहलाएंगे। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता यानी एडवोकेट को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, यानी कि उसने प्रैक्टिस की हो तो 7 वर्षों तक कम से कम अगर उसने प्रैक्टिस की है तो वो मानव अधिकार के संबंधित केस को देख सकता है या लड़ सकता है उसके संबंध में। ओके, अगला प्रश्न 56, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, धारा 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है क्या? एक आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, आपराधिक न्यायालय वो होते हैं जो किसी अपराध के आधार पर सजा देते हैं या आपराधिक सजा देते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ऐसी कोई सज़ा नहीं दी जाती है, जबकि आपके सिविल न्यायालय के रूप में उसको किसी अधिकारी को बुलाने का अधिकार होता है, किसी अधिकारी के खिलाफ एक आयोग के द्वारा कोई जांच प्रस्तुत करने की बात की जा सकती है। तो इसलिए इसके पास जो शक्ति है वो सिविल न्यायालय की है। और आपको बताते चले दोस्तों कि जो एमपीपीसीएस एग्ज़ाम होते हैं ये सामान्यतः फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग।
सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या कर सकता है? स्वयं जांच करेगा। सेकंड है, जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकेगा, या केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या करेगा? केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग, या लोकसभा का सचिवालय, राज्य का वित्त आयोग, या केंद्र का वित्त आयोग। तो देखेंगे आपकी आर्टिकल नंबर 280 में तो केंद्र का वित्त आयोग है, और आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत राज्य का वित्त आयोग आता है, और लोकसभा सचिवालय भी आता है आपका संवैधानिक प्रावधान में। लेकिन मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत आता है, यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है, और यह एक संसदीय निकाय है, यानी कि सांविधिक निकाय कहला सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्था नहीं कहलाएगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य वित्त आयोग के लिए 243 झ एवं 243 म। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि एक होता है पंचायतों से संबंधित और एक होता है वित्त आपके नगर पालिका से। होता एक ही होता है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हो जाते हैं। और संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और 281। तो ये सब संवैधानिक निकाय थे। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या निर्वाचन आयोग। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पिछड़ी जाति आयोग आपका क्या हो गया है? संवैधानिक निकाय हो गया है 338 बी के अंतर्गत, अनुच्छेद 338 बी में हो गया है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये 280 में होता है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो 324 में होता है। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग होता है ये 1993 में क्या बना था? संसदीय अधिनियम के माध्यम से बना था, इसीलिए ये बाकी अन्य तीनों से अलग है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को हम यहाँ पे मिलान करने को कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954, गलत। ये एनडीसी की स्थापना जो हुई थी 1952 में हो गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जिसको हम कहते हैं, संथानम कमेटी पर आया था ये 1964 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ये तीनों ही सही है, केवल बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो एनडीसी होता है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपके 1952 में ही आ गई थी। आगे देख लेते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 61 पे। संविधान पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके पुनरीक्षण के लिए? संविधान के। इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होती है, यानी एक तरीके से रिपोर्ट जो है कि सलाहकारी होती है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया कर रहे हैं। यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ पे कूट भी दे रखे हैं आपको। आइए हम यहाँ पे कूट देख लेते हैं। क्या कूट दे रहा है? 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3, 2 3 4। तो इसका देखिए सही जवाब जो हो जाएगा, पहला कि इसकी जो प्रकृति वो अनुशासनात्मक है, और तीसरा इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो M.N. वेंकट चलैया साहब कर रहे हैं। तो 1 और 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसकी नियुक्ति 22 फरवरी सन 2000 में की गई थी जस्टिस M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। और यह नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई थी, न कि संसद के द्वारा। और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था, आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. वेंकट चलैया साहब थे। कौन थे? M.N. वेंकट चलैया साहब थे। क्वेश्चन नंबर 63 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या पर्यावरण मंत्री। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में किया गया था। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।
तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाता है, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष शिवदास मीणा जी हैं 18 मई 2020 से। यहाँ पे पूर्णकालिक अध्यक्ष का मतलब समझिएगा दोस्तों, जिसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि भाई आपका कार्यकाल 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का है, तो उससे पहले उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। जबकि आपके ऑप्शन क्या थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, राष्ट्रपति जी थे और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री थे। तो इनका क्या है, मान लीजिए प्रधानमंत्री कब तक बने हैं, जब तक सरकार है, और सरकार अगर गिर जाती है तो प्रधानमंत्री समाप्त हो जाते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी क्या है, जब तक मंत्री पद पर हैं तभी तक रहेंगे, अदरवाइज वो 6 महीने में भी मंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष का मतलब होता है जिसकी नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए की जाती है, उससे पहले वो नहीं छोड़ सकते। तो ये होते हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे हम। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या है, जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता देना, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता और प्रशासनिक सुधार। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, यानी इन्होंने जो स्वर्ण सिंह समिति थी इन्होंने डीपीएसपी को प्रेफरेंस ज़्यादा दी कि डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने किस संवैधानिक प्रावधान को जोड़ने के लिए सिफारिश की थी, आप ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति या भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, संथानम कमेटी। देखिए संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। और जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग है जिसका गठन जो है कि 1966 में जो आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के रूप में जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई जी को सौंपी गई थी। मोरारजी देसाई जी को सौंपी गई थी, जो आगे चल के 1967 में हनुमंता जी को मिल गई थी। किसको मिल गई थी, हनुमंता जी को अध्यक्षता इसकी सौंप दी गई थी। और यहाँ पे जो गोरवाला प्रतिवेदन लिखा है, आज जो वर्तमान में आप एसबीआई को देखते हैं, एसबीआई का नामकरण जो कि पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो गोरवाला समिति के कहने पर ही या इसके प्रतिवेदन पर ही इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये अलग अलग एक प्रश्न बन जाते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। कैसा, बहुसदस्यीय आयोग। बहुसदस्यीय आयोग किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य अगर होते हैं तो उसे हम बहुसदस्यीय आयोग कहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक नहीं रहेंगे, उसमें सतर्कता आयुक्त सदस्य होंगे। तो कहने का मतलब हो गया 1 + 2 = 3। तो इसमें टोटल 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और यही समान संख्या आपकी चुनाव आयोग में भी होती है। किसमें होती है, चुनाव आयोग में भी होती है। उसमें भी क्या होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इसमें भी 3 होते हैं। तो यानी चुनाव आयोग को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुसदस्यीय आयोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आप देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये जो है कि 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जबकि यहाँ पे आर्टिकल 280 किसकी बात करेगा, वित्त आयोग की बात करेगा। किसकी बात करेगा दोस्तों, वित्त आयोग की। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको हम लोग सीबीआई कह देते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम लोग सीवीसी कहते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम लोग ईडी कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसकी स्थापना में अगर आप देखोगे तो सी और डी दोनों ही गलत दिखा रहे हैं कि ईडी की स्थापना 2000 में नहीं की गई है और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना भी 1985 में नहीं की गई है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि सीबीआई की स्थापना तो 1963 में हुई है और उसी के 1 साल बाद सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि
सीबीआई की स्थापना 1963 में, सीवीसी की स्थापना 1964 में और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये आपको पता रहना चाहिए, किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो यह जो है कि 1980 में प्रस्तुत कर दी गई थी। किस वर्ष? 1980 में ही यह प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है 70, 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है भूमि निर्वसन, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, धार्मिक कारण। तो देखिए, धार्मिक कारण की वजह से इनका शोषण नहीं होता है, बल्कि इनके साथ बंधुआ मजदूरी कर दी जाती है, जिसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, या एक जगह बांध दिया जाता है कि आपको इसी घर के अंदर मजदूरी करनी है, इसी खेत पर करनी है और किसी खेत को आप नहीं ले सकते। ऋणग्रस्तता इनके पास बहुत होती है और भूमि इनके पास बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनका शोषण होता है, न कि धार्मिक कारणों से। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है? तो आप देखेंगे कि हमने देखा है क्या, 315 से लेके 323 तक ये जो आर्टिकल है ये आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पे 315 सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। साथ ही साथ 2 या अधिक राज्यों के परस्पर समझौते पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकेगी। और जो ऐसे 2 या 2 से अधिक जो राज्य लोक सेवा आयोग बनाए जाएंगे उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जबकि सामान्य रूप से क्या होता है, अगर किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात होती है तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन जब 2 राज्यों या 3 राज्यों का अगर एक साथ मिला के राज्य लोक सेवा आयोग बनाना है तो उन तीनों राज्यपाल की क्या होगी? आपस में शक्तियों की टकराहट होगी। तो इन शक्तियों की टकराहट का बचाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये याद रखना आपको कि जो 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोक सेवा बनती हैं, जिसको हम लोग जेपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जेपीएससी। अब इसको आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत पढ़िएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? बिल्कुल नहीं करता। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं और यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। देखिए, जब यहाँ पे बी ऑप्शन दे ही दिया कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई मतलब नहीं है, तो फिर बाकी स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गए, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि आर्टिकल 315 में संघ और राज्य दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था का दर्जा देता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वो किसी से बंधे हुए नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है? गलत। एक वैधानिक संगठन है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो भाई एक संवैधानिक दर्जा है, इसको तो ये तो संवैधानिक संगठन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह एक संवैधानिक संगठन है, क्योंकि यह आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 74 में हम देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग किसे सौंपेगा, तो ये राज्यपाल को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? ये राज्यपाल को। तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, यानी कि उस पर विचार करने के लिए। यहाँ आप देखेंगे
कि आर्टिकल नंबर 323(1) में कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र यानी मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इस ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है कि हमने क्यों नहीं माना। 75 प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम जेपीएससी कहते हैं, स्थापना की जा सकती है। कब? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में एक करार करते हैं यानी समझौता करते हैं, बिल्कुल सही, और संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है, और ए और बी दोनों ही सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आयोग की नियुक्ति नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे गठन करता है। नियुक्ति तो सदस्य और अध्यक्षों की होती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं 76, सही विकल्प चुने। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप अध्यक्ष के साथ आप इसको यहाँ पे सदस्य के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जबकि अगर हम बात करें केवल राज्य लोक सेवा आयोग की, किसकी? स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन जब बात आती है जेपीएससी की यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है, वही उसकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे हम लोग। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 78 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा यह काम किया जाता है। 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 317 में दिया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल, यहाँ फोकस करिएगा, केवल यानी और किसी आधार पे आप नहीं हटा सकते, केवल इसी आधार पे। किस पे? कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अर्थात यूपीएससी हो, चाहे किसी राज्य की लोक सेवा मतलब हो, चाहे जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, तो इनके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखेंगे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? यानी कि यहाँ पे भूमिका नहीं होती है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो देखिए, ये जो हैं आर्टिकल नंबर 148 में दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग किसके बारे में बात हो रही है? 315 की बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1 2 1 2 3 एंड 4 एंड केवल 3। तो देखिए, यहाँ पर संसद की कोई भूमिका नहीं होती अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि यहाँ पे जो हटाने का प्रोविज़न होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 317 में स्पष्ट भाषा में लिखा है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल और केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, तभी जो है कि वो उनको हटा सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं हम लोग।
निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? परामर्श नहीं लिया जाता है। सिविल सेवा की भर्ती की पद्धति के लिए लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर यह भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर या सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो देखिए, सिविल सेवाओं पर स्थानांतरण के लिए कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। यह सरकार अपने स्वतः निर्णय के द्वारा करती है। इस काम को क्या करती है? सरकार स्वतः निर्णय करती है। और क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसके? तो भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाएगा, यूपीएससी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब? जब राज्यपाल की मांग हो और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। जब राज्यपाल इस तरीके की डिमांड भी करे और राष्ट्रपति भी उसे परमिटेड कर दे तो जो है कि वो काम करेगा। 85 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी जो होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, क्योंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य जो भी विस्तार करना होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल नंबर 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। और ये सभी कामों को कौन देखेगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है विधि, उसके अनुसार। 86 है प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? ध्यान देने वाली बात है। तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसका जो प्रोविजन है वो आपके आर्टिकल नंबर 266 में है और भारत की संचित निधि का प्रोविजन भी आर्टिकल नंबर 266 में ही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 267 में क्या दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हमारे चैनल पर जो है कि अब आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस प्री के लिए दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस के मॉडल पेपर यानी कि टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सके। बहुत ही अच्छा और क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों, तो सभी को मिलना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी अच्छी तरीके से करते हैं वो आप लोगों पर निर्भर करेगा। 87 प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? तो राज्यपाल के समक्ष देता है। चाहे वो राजस्थान की लोक सेवा आयोग हो चाहे वो किसी भी राज्य की हो, वो अपने अपने राज्य के राज्यपालों को ही उन कार्यों की रिपोर्ट देते हैं। 88 प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा अधिनियम था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा कहा गया था और इसी के तहत 1926 में एक आयोग बना था। ठीक है, 1926 में एक आयोग बना था और हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस बारकर, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। यही आगे चल के संघ लोक सेवा आयोग कहलाया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ यहाँ पे जो संघ था फेडरल की जगह यूनियन वर्ड हो गया और यहाँ पर यूपीएससी वर्ड आने लगा कि संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया, इसीलिए इसको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाने लगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम 89 प्रश्न को। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है तो आप देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) में प्रोविजन दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज बैथ्यू जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही थी। यह महिला यूपीएससी चेयरमैन थी, चेयरपर्सन। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण,
संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है, यानी एजेंसी है ये एक तरीके से। 92 प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? तो आर्टिकल नंबर 310 करता है। क्या है, हम इसे समझ लेते हैं प्रसाद के। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पे ये होता है प्रसाद का सिद्धांत कहने का मतलब होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93, जो कि ये लास्ट प्रश्न होगा इसमें हमारा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया था किस वर्ष? तो पीसी होता समिति, तो देखते हैं, ये 2004 में गठन किया गया था पीसी होता समिति। तो इसको समझते हैं क्या है। लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंप दी थी। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास। और अगला जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों चुनाव आयोग, जिसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और मुश्किल से अभी 4 से 5 क्लास उसका और काम रह गया है, तो फिर हमारी इंडियन पॉलिटी भी घटना चक्र की सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज हिस्ट्री पे भी अब लगातार क्लासेस आ रही हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आ रही हैं। तो जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे कि मिड अप्रैल तक आपकी सभी क्लासेस खत्म हो जाए। और आप लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर करिए हमारे चैनल के माध्यम से, जो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस का, तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को।